नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और अहम खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तालिबान की वापसी के बाद सुरक्षा को लेकर शाह की अध्यक्षता में पहली हाई लेवल बैठक, इन मुद्दों पर भी मंथन। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के ताजा हालात और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विपिन रावत, गृह सचिव अजय भल्ला और खुफिया ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार के साथ सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद पाकिस्तान की ओर से आतंकियों के घुसपैठ की नई कोशिशों को देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। समझा जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बैठक में पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुरक्षा तैयारियों की जानकारी दी गई है। पाकिस्तान की ओर से फरवरी से युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन की घटना नहीं हुई है, लेकिन सीमा पर लॉन्च पैड पर बड़ी संख्या में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना आ रही है। यही नहीं, कुछ खुफिया रिपोर्टों में अफगानिस्तान प्रशिक्षित आतंकियों के गुलाम कश्मीर में पहुंचने की बात कही गई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए सभी कदम उठाने का निर्देश दिया है। सपा सांसद आजम खां की रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी पर अब यूपी सरकार का कब्जा, जौहर ट्रस्ट बेदखल। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी की पूरी जमीन पर अब सरकार ने कब्जा कर लिया है। गुरुवार को यूनिवर्सिटी पहुंची तहसील की टीम ने जमीन पर कब्जा करने के साथ ही आजम खां के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को बेदखल कर दिया है। ये ट्रस्ट ही यूनिवर्सिटी की संचालित करता है और आजम खां इसके अध्यक्ष हैं, जबकि उनकी पत्नी शहर विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा सचिव हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा करने के लिए दोपहर 3 बजे तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में टीम पहुंची। तहसीलदार ने जौहर यूनिवर्सिटी के कुलपति सुल्तान मोहम्मद खां से बात की, उनसे दखलनामा और हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन उन्होंने खुद को मुलाजिम बताते हुए हस्ताक्षर करने से असमर्थता जता दी। इस पर 2 गवाहों और पुलिस की मौजूदगी में 173 एकड़ जमीन का कब्जा बेदखली की कार्रवाई की गई। आपको बता दें, जनवरी माह में ही तहसील प्रशासन ने इस जमीन को शासन से निहित करा दिया था, पर तब अपर जिला अधिकारी जगदम्बिका प्रसाद गुप्ता की अदालत ने इस जमीन को सरकार में निहित करने के आदेश दिए थे। इसके विरोध में जौहर ट्रस्ट हाई कोर्ट चला गया, लेकिन 6 सितंबर को कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। प्रशासन के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद ही तहसील प्रशासन ने बेदखली की कार्रवाई की है। यूपी में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों की बढ़ेगी सैलरी, सीएम योगी की सहमति के बाद होगा ऐलान। शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का मानदेय 1,000 रुपये और रसोइयों का मानदेय 500 रुपये बढ़ाया जा सकता है। इसे लेकर अधिकारियों में सहमति बन गई है। बढ़े हुए मानदेय पर मुख्यमंत्री की सहमति के मिलने के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन कर इसकी घोषणा की जाएगी। इससे प्रदेश में 1,59,000 शिक्षा मित्रों और 30,000 अनुदेशकों को लाभ मिलेगा। अभी शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपये है। शिक्षकों का समायोजन रद्द होने के बाद उनका मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया था। सबसे समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे अनुदेशकों को लगभग 7,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। 3,50,000 रसोइयों का अभी 1,500 रुपये मानदेय दिया जाता है। 1,000 रुपये केंद्र और 500 रुपये की राज्य सरकार देती है। हरियाणा के डिप्टी सीएम बोले, सरकार की उत्कृष्ट नीति के कारण आ रही है बड़ी कंपनियां। हरियाणा में निवेश व रोजगार बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास निरंतर रंग ला रहे हैं। जानी मानी कंपनी एयरटेल, फ्लिपकार्ट, मारुति जैसी बड़ी कंपनियों के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनियां अमेजन इंडिया ने हरियाणा में अपने भंडारण नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की है। इसके तहत अमेजन कंपनी गुरुग्राम में अपना 7वां आपूर्ति केंद्र बनाएगी और इससे राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अमेजन इंडिया कंपनी के अनुसार उसने हरियाणा में अपना 7वां आपूर्ति केंद्र लॉन्च किया है, जिससे कंपनी का भंडारण क्षमता 35% से अधिक बढ़ोतरी होगी। इस आपूर्ति केंद्र के शुरू होने से कंपनी को 2 लाख वर्ग फुट की भंडारण क्षमता के साथ बड़े उपकरण और फर्नीचर श्रेणी के उत्पादनों को रखने की आसानी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ी, 31 दिसंबर आखिरी तारीख। इनकम टैक्स दाखिल करने वालों को बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में अंतिम तारीख को एक बार भी बढ़ा दिया गया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। CBDT ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आयकर रिटर्न भरने वालों की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर की जा रही है। इनकम टैक्स का आकलन वर्ष 2021 और 22 रिटर्न अब 31 दिसंबर तक दाखिल करना होगा। यानी अब आपको वित्तीय वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स
रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल करना होगा। मिशन यूपी पे निकले ओवैसी सुल्तानपुर में बोले मुसलमान किसी का गुलाम नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुटे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों यूपी के दौरे में हैं। पिछले दिन रामनगरी अयोध्या, दूसरे दिन सुल्तानपुर और आज यानी तीसरे दिन ओवैसी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले पहुंचे। बाराबंकी में ओवैसी ने वंचित व शोषित समाज सम्मेलन को संबोधित किया। ओवैसी ने कहा मुसलमानों के साथ धर्मनिरपेक्षता को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार भाजपा के इशारे पर किए गए हैं, जबकि अन्य दलों सपा, बसपा और कांग्रेस ने दर्शकों की भूमिका निभाई है। उन्होंने CAA, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कुछ नहीं बोला। इससे पहले सुल्तानपुर में ओवैसी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की नासमझी की वजह से नरेंद्र मोदी 2 बार से प्रधानमंत्री बने हैं। ओवैसी ने अपने ऊपर लगे रहे उन सभी आरोपों को खारिज किया जिसमें वे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में वोट काटने वाले के रूप में पेश किया गया है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की सड़क हादसे में मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल। पति वीर साहू बोले अफवाह है। हरियाणा की स्टेट डांसर सपना चौधरी को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी है। फेसबुक से लेकर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर सपना के हादसे की मौत की पोस्ट दिखाई दे रही है। कई ऐसी पोस्ट वायरल हो गई है जिनमें कुछ लोग सपना चौधरी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सपना चौधरी की फोटो पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि सपना चौधरी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। उनके पति वीर साहू से संपर्क किया गया तो तब वीर साहू बोले कि हमसे जलने वाले अफवाह उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि सपना के साथ हादसा होने की खबर बिल्कुल गलत है, सपना पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अखिलेश यादव बोले भाजपा ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है, ये वापस लौटने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के बयान भी तल्ख होने लगे हैं। एक तरफ सत्ताधारी दल भाजपा के प्रदेश में दोबारा सरकार बनने के दावे कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि जनता इस बार भाजपा को नकार देगी। इन सब बयानबाजी के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से भाजपा सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को ट्वीट कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने लिखा कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमने कैसा जीवन जिया, महत्वपूर्ण ये है कि हमारी वजह से लोगों को कैसा जीवन जिया। भाजपा ने लोगों को जीना दूभर कर दिया है। अब तो भाजपाइयों के लिए प्रवचन तक अच्छे नहीं लगते, उनके दिए गए वचन तो क्या ही बात करें, ये वापस लौटने की तैयारी है। नशे की ओवरडोज से हो रही मौतों के खिलाफ आपकी यूथ विंग ने पंजाब सरकार को दी चेतावनी। आम आदमी पार्टी पंजाब ने नशीली दवाओं के ओवरडोज के कारण लगातार हो रही मौतों के मामले में बेहद चिंताजनक बताते हुए सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ राज्य स्तरीय प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पार्टी मुख्यालय से बुधवार को जारी बयान में पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष और विधायक मीर हेयर ने कहा है कि राज्य में नशा माफिया का बोलबाला है। नशे की आदत के कारण माताओं और बहनों के अकेले और बिलखता छोड़कर घरों के चिराग बुझ रहे हैं, लेकिन सरकार मामले को लेकर गंभीर नहीं है, जिससे ये साबित होता है कि पिछली बादल सरकार की तरह मौजूदा कांग्रेस भी ड्रग्स माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। ड्रग्स ओवरडोज के मामले में मरने वाले युवकों को एजेंडे में शामिल नहीं है। नशे की ओवरडोज से हुई मौतों और अखबारों की सुर्खियों पर कांग्रेसियों की छुपी सत्ताधारी पार्टियों की दोस्ती साबित करती है। 83 साल की उम्र में दोबारा पियानो बजाना सीख रहे हैं रतन टाटा। फोटो शेयर कर लिखा दिल छूने वाली बात। कहते हैं जीवन में लगातार सीखते रहना चाहिए क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसी कहावत को इन दिनों उद्योगपति रतन टाटा चरितार्थ कर रहे हैं। रतन टाटा इन दिनों एक बार फिर पियानो बजाना सीख रहे हैं। रतन टाटा ने इंस्टाग्राम पर पियानो की महारत हासिल करने की अपनी इच्छा साझा की है। उन्होंने पियानो बजाते हुए अपनी एक पुरानी फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस तस्वीर को देखते के बाद टाटा के फैंस बोल रहे हैं कि सर आप ऑलराउंडर हैं। बुधवार को अपनी पुरानी तस्वीर का साझा करते हुए रतन टाटा ने लिखा कि जब मैं जवान था तो थोड़ा बहुत पियानो बजाना सीखा था। अब मैं भी सोचता हूं कि कुछ इसे और अच्छे बजाना सीखूं। अपनी रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के बाद मुझे एक बेहतरीन पियानो टीचर भी मिला, लेकिन दोनों हाथों से बजाने के लिए जिसकी ज़रूरत थी वो इस पर ध्यान देने से असमर्थ रहा। खैर, मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही एक बार फिर कोशिश करूँगा। राज कुंद्रा के बिना शिल्पा शेट्टी ने किया गणपति बप्पा का स्वागत। बेटे विहान को सिखाया नारियल तोड़ना। गणेश चतुर्थी के अवसर पर कई बॉलीवुड हस्तियों ने धूमधाम से अपने घर में भगवान गणेश का स्वागत किया। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने गणेश जी की बड़ी भक्त हैं और हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर में गणपति बप्पा की मूर्ति को स्थापित करती हैं। हालांकि इस साल शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा उनके साथ मौजूद नहीं है क्योंकि वे अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में न्यायिक हिरासत में मुंबई जेल में बंद हैं। पति की गैर मौजूदगी में शिल्पा शेट्टी ने अपने बच्चे और परिवार संग घर में गणेश का स्वागत किया।
गौरतलब की एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा उनके सहयोगी फिलहाल पोर्न फिल्म बनाने के आरोपों में सामना कर रहे हैं। सलीन चोपड़ा समेत कई एक्ट्रेस ने राज कुंद्रा के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी अकेले ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली। हालांकि इस बीच कई बार वे भावुक भी नजर आई हैं। जावेद अख्तर और कंगना रनौत के बीच जारी रहेगी कानूनी लड़ाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस की याचिका की खारिज। बॉलीवुड की दो हत्याएं गीतकार जावेद अख्तर और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच कोर्ट में लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। दरअसल बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जावेद अख्तर की शिकायत पर कंगना रनौत के खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया। कंगना ने मानहानि केस को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है कि याचिका खारिज होने से एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें खत्म हो गई हैं। मालूम हो कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बॉलीवुड की इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद का आरोप लगाया था। उस दौरान कंगना रनौत ने सार्वजनिक तौर पर कई दिग्गज कलाकारों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियों का नाम लिया था। कंगना रनौत ने जावेद अख्तर के नाम भी लिया था, जिसके बाद गीतकार ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट में है, जहां कंगना ने अपने खिलाफ कार्रवाई को खारिज करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। पंजाब पुलिस में भर्ती 2607 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पदों के लिए आज से करें आवेदन। आखिरी तारीख 29 सितंबर। पंजाब पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। पंजाब पुलिस ने टेक्निकल और सपोर्ट सर्विस कैडर में सब इंस्पेक्टर की 267 पद और कांस्टेबल के लिए 2340 पद की भर्ती निकाली है। पंजाब पुलिस ने इन पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया माध्यम से योग्य उम्मीदवारों के चयन किया जाना है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.government.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पदों के लिए आज 9 सितंबर 2021 से आवेदन किए जा सकते हैं और उम्मीदवार आखिरी तारीख 29 दिसंबर 2021 तक अप्लाई कर पाएंगे। बढ़ते हैं सर्राफा बाजार की ओर, जानेंगे देश में सोने और चांदी के दामों में कितनी गिरावट और बढ़ोतरी हुई। सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 200 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,182 रुपये 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी की कीमत में 1245 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 64,225 रुपये प्रति किलोग्राम रही। बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर, जानेंगे देश में मौसम का हाल। मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में 11 सितंबर को जारी रहेगी बारिश का सिलसिला। मानसून का सीजन चल रहा है, लेकिन अभी भी लोग उमस भरी गर्मी से परेशान है। इस बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है, जिसके तहत कई राज्यों में गुरुवार को बारिश का दौर होगा, जिससे गर्मी की राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि उत्तराखंड में पहले ही बारिश का सिलसिला जारी है, ऐसे में वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कई हाईवे को बंद बताए जा रहे हैं। IMD के मुताबिक गुरुवार शाम दिल्ली NCR के इलाकों में हल्की तीव्रता की बारिश या फिर बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे हिडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद, इंदापुरम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा शामिल हैं। गुरुवार शाम 4 बजे तक करीब दिल्ली के तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। ऐसे में वहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के कई इलाकों में गुरुवार से तेज बारिश की सिलसिला जारी है, जो अगले दिन 1-2 दिन तक ऐसे ही जारी रह सकता है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ और यमुना नोत्री पर बारिश की वजह से मलबा आ गया है, जिसके चलते उस रूट पर यातायात बंद है। साथ ही प्रशासन के लोगों को बिना जरूरी काम पहाड़ों की यात्रा न करने की सलाह दी है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो की लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।